साथियों नमस्कार, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं मूल्यवासी जनमत और आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्देश दीदी जो सामाजिक आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रही हैं बहुत बढ़ चढ़ के। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप निर्देश से निर्देश दीदी कैसे बनी? देखिए नीलम जी, बहुत अलग सवाल किया है आपने कि मैं एक साधारण लड़की जो निर्देश के नाम से जानी जाती थी और घर परिवार रिश्तेदारों तक ही मेरी सीमा थी, आज मैं पूरे देश भर में दुनिया भर में अगर दीदी निर्देश सिंह के नाम से जानी जा रही है तो इसके पीछे सिर्फ एक ताकत है। ये चमत्कारिक परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है, भारतीय संविधान की बदौलत आया। दूसरा यह था कि हमेशा हमने कहावत सुनी थी कि गरीब की मेहरारू सबकी भाभी भौजाई और अमीर की मेहरारू सबकी दीदी। तो ये कहावत मैंने बचपन से सुनी थी, लेकिन मुझे एक जिद थी। मैं कोई बहुत खानदानी रईस नहीं हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ। तो मेरे मन में एक चीज लगी हुई थी। एक मंच पर किसी ने मुझे, शुरुआती जब दौर था मेरा काम शुरू कर रही थी, तो किसी ने मुझे मंच से भाभी जी कह दिया और वो शब्द मुझे इतना चुभा कि मुझे लगा कि आज के बाद कोई व्यक्ति मुझे भाभी नहीं कहना चाहिए। मैंने माँ से जाके पूछा, माँ भाभी कोई मंच जिसको मैं जानती नहीं पहचानती नहीं वो मुझे भाभी कह रहा है, इसका क्या मतलब है? तो माँ ने बताया, बेटा भाभी का मतलब ये होता है कि कोई किसी के साथ अप्रोच कर सकता है, बिल्कुल यानी मजाक करने का एक रास्ता खुलता है। आप जैसे समझ रहे, गाँव में भी देहात में भाभी कह के मजाक कर सकते हैं, लेकिन बहन कह के कोई किसी के साथ मजाक नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। तो हालांकि उस समय मुझे ये बात बहुत चुभी, पर मेरे हाथ में तो नहीं था, क्योंकि समाज है, समाज को आप एकदम परिवर्तित नहीं कर सकते। समाज अपने हिसाब से सोचता, अपने हिसाब से बोलता है। मैंने शुरुआती दौर में जो सबसे ज्यादा आंदोलन किए, तब मैंने स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन किए अपने कॉलेज से। मैंने छात्रों के आंदोलन ज्यादा किए। तो छात्र मेरी हम उम्र थे या मेरे से कम उम्र थे, तो वो मुझे प्यार से दीदी संबोधित करते थे। तो वहां से मेरा नाम दीदी पड़ा और दीदी से फिर दीदी निर्देश सिंह पूरा नाम लोग लिखने लगे जगह जगह कार्यक्रमों में और सम्मान से। आप जैसे पत्रकारों ने जब बोलना शुरू किया तो उससे और ज्यादा इफेक्टेबल हुआ। आज पूरे देश भर में लोग, दुनिया भर में लोग दीदी निर्देश सिंह कहते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज मुझे सबसे अच्छी इसमें ये महसूस होती है, जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी कि बेटा गरीब की जो पत्नी होती है सबकी भाभी होती है, लोग ऐसा कहते हैं, और अमीर की पत्नी सबकी बहन होती है, ताकि उससे दूसरा कोई मजाक करने की हिम्मत ना कर सके, उसकी ओर आंखें ना उठा सके। इसलिए मुझे वो जो शब्द था वो मुझे बदलना था और आज वो बदल पाया है। मैं गरीब की बेटी हूँ, मुझे कोई भाभी नहीं कह सकता, मुझे दीदी कहते हैं। मैंने वो कहावत बदली है जो हजारों वर्षों की चली आ रही कहावत और परंपरा थी, वो मुझे बेहद घृणाजनक लगती थी। क्यों? क्या गरीब की बेटी का सम्मान नहीं होता? क्या आप गरीब की बेटी के साथ हमेशा एक ही नजर से देखेंगे कि कभी मौका मिले तो इसके साथ हम कुछ कर सके? मैं वो सोच बदलना चाहती थी और आज शायद मैं उस सोच को बदलने में सफल हुई हूँ। और इतनी सफल तो मैं हो गई हूँ कि लोग अब समाज में जब लड़कियां काम करती हैं, बहन बेटियां काम करती हैं, तो लोग उन्हें भले ही उनको मैडम ना कह करके आज उनको बहन जी कहने लगे हैं। नहीं तो पहले क्या करते थे कि भाभी कहने की कोशिश करते थे, नए लोग भी भाभी जी कहते थे। अगर देख लिया शादीशुदा महिला तो बहन नहीं कहते थे, है ना, मैडम कहेंगे, क्योंकि मैडम से भी एक रास्ता खुला रहता है ना, और भाभी से तो पूरी रास्ता खुल जाता है। तो आज जो ये लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, समाज में काम करने वाली बहन बेटियों को लोग दीदी कहने लगे हैं, बहन जी कहने लगे हैं और बहना कहने लगे हैं। तो ये सब परिवर्तन इसी तरह से धीरे धीरे और भी आना बाकी है। और मुझे लगता है कि परिवर्तन के लिए शुरुआत में कोई व्यक्ति जब पहली बार शुरू करता है तो तकलीफों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे लोग उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं। तो आपके अंदर जो विचारधारा है समाज के लिए, वो पहले से बचपन से ही है या बाद में कुछ चीजें आपने देखी तो कैसे मतलब जागृत हुई? किस महिलाओं को हमें जगाना है, उनको उनके अधिकारों को बताना है, किस तरह से? देखिए कुछ चीजें तो हमें बचपन से भी मिली, क्योंकि हमारी माँ एक आयरन लेडी रही है हमारे परिवार की, एक बहुत मजबूत महिला है जिन्होंने हम सारे बहन भाइयों को पाला। पापा की छोटी सी नौकरी थी जिसमें उनकी छोटी सैलरी में हम सबको पढ़ाया लिखाया और उनको हमने बहुत मेहनत करके देखा। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तो मुझे लगभग 12 से 13 साल पहले मिली, वो बचपन में नहीं मिली थी। लेकिन हाँ, एक जज्बा जुनून जो आज हमारे अंदर निर्भीकता है, निडरता है, ये बचपन से हमें मिली। माँ ने हमेशा कहा कि पिट के मत आना, पीट के आना। हाँ, पिट के आओगे और रोते हुए आए तो मैं और थप्पड़ मारूंगा। हाँ, तो अगर पिट के और रोकर आ रहे हो तो खबरदार, तुम मेरे बच्चे नहीं।
अगर तुम पीट के आते हो तो केस मैं खुद लड़ लूंगा। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें किसी ने मारा तो मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। अगर तुमने किसी बेगुनाह को मारा तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। ना किसी कमजोर को सताना और ना किसी मजबूत को खुद को सताने के लिए अधिकार देना, ना न्याय करना ना अन्याय सहना। तो ये चीजें बचपन से सीखी थी। वो चीजें तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे के कोमल मन पे कहीं असर कर जाती हैं और जीवन जवानी बुढ़ापे तक अमर हो जाती हैं मस्तिष्क पर। तो ये चीजें थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जब से मुझे विचार मिला तब से तो शायद मेरा जीवन ही बदल गया। जो मेरे अंदर एक छोटी सी चिंगारी थी निडरता की, जो छोटा सा बचपन का लावा था कहीं बारूद के कोने में कहीं पड़ा था, वो बाबा साहब की विचारधारा को समझकर जानकर विस्फोटक हो गया कि अरे मैं जिसको जानी, जिस ताकत को मैंने पहचान लिया, उस ताकत को देश की समस्त महिलाएं जाने। और जब वो जान लेंगी तो सब ताकतवर होंगी, और जब सारी ताकतवर होंगी तो शोषण खुद ही बंद हो जाएगा। हम उनके लिए मोमबत्तियां लेकर नहीं होंगे। आज जगह जगह घटनाएं होती हैं, आप देखेंगे हमें इसके लिए मोमबत्ती लेके जाकर घर नहीं सो रहे होते, दूसरी घटना हो जाती है, हाँ तीसरी हो जाती है। हम सारी घटनाओं के लिए मोमबत्ती लेकर नहीं घूम सकते, हम इतनी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा एक ही मकसद है कि सारी महिलाओं को अपने जैसा मजबूत बना दूं ताकि वो शोषण सहे ना और वो शोषण के खिलाफ खड़ी हो। इसलिए विचारधारा मुझे महत्वपूर्ण लगती है और हर महिला के लिए जरूरी है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि अगर जैसे लोग बौद्ध बन जाएं, जैसा कि भंते जी ने कहा कि अगर बौद्ध हम अपना लेंगे तो हम लोगों के जो है खत्म हो जाएगी, मतलब जाति व्यवस्था या इस तरह से एकता हो जाएगी, हम लोगों की पिटाई नहीं होगी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि हम बौद्ध बनने के बाद हम लोगों की पिटाई नहीं होगी? क्योंकि बनारस में एक मामला आया था और एक दो जगह आगरा का भी मामला था कि वहाँ बौद्धों की भी पिटाई गई, वहाँ कार्यक्रम नहीं करने दिए, वह सारा सामान उठा के फेंक दिया। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत? हाँ, आपने जो सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, भंते जी ने कहा कि हम पहले जाति व्यवस्था से हम आपस में जाति व्यवस्था मानना बंद करें और फिर उसके बाद हम बौद्ध बने। तो बौद्ध वही है जो जातियों को नहीं मानता। दूसरा, जिन लोगों ने उनके साथ शोषण किया वो बौद्ध विरासत से कई सदियों पुरानी नफरत है। भंते जी ने कहा ना कि इस देश के अंदर सांस्कृतिक झगड़े रहे हैं और संस्कृति, हमारी संस्कृति को जो उन्होंने डैमेज करके अपनी वैदिक संस्कृति जब इस पर थोपी तो वो ऐसे ही थोपी। आज जैसे बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है, ये बौद्ध कभी भी हिंदुओं के कर्मकांड में जाकर के कोई उत्पाद नहीं मचाते, क्योंकि ये शांत संस्कृति के लोग हैं, ये शांत प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्होंने कभी किसी में कहीं ये तलवारें लेकर के जुलूस नहीं निकालते, ये कभी इनके जुलूसों में बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं करते देखे होंगे। इनके घरों में कभी भी महिलाओं के मारपीट की घटनाएं कम मिलेंगी, बहू को जलाने की घटनाएं कम मिलेंगी, दहेज की घटनाएं कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, वो शांत प्रिय लोग होते हैं। सारे काम होते हैं मगर किसी को जाए नहीं होने। हाँ, यानी कि उनके बीच में अभी हो सकता, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से बौद्धिस्ट बने कहाँ हैं। मैं कह रही हूँ इस देश के अंदर बौद्धिस्ट है ही नहीं अभी। ओबीसी को कैसे आप बौद्धिस्ट बनाएंगे? ओबीसी असली बौद्धिस्ट है भारत का। मैं कहती हूँ इस देश का जो असली मूल निवासी है, जो असली बौद्ध परंपरा का सबसे बड़ा वाहक और संरक्षक रहा है, वो ओबीसी ही रहा है। यही कारण है कि वैदिक आर्यों ने अपनी संस्कृति ओबीसी में ज्यादा डाली, क्योंकि जहां ज्यादा ज्ञान था वहीं उन्होंने अज्ञानता फैलाई। शाक्य, मौर्य, कुशवा, बुद्ध, शाक्य मुनि, ठीक, और पूरी दुनिया के अंदर आज उनके ज्ञान का डंका बजता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा आडंबर में भारत के अंदर कौन जातियां हैं? ओबीसी जाति। उन्हें पता था कि पहले घर के सदस्यों को इससे अलग करो। किसी घर के मुखिया को मारना होगा तो क्या करेंगे? उसके लड़कों में लड़ाई करवाएंगे, लड़के इधर उधर हो जाएंगे, पिता अकेला पड़ जाएगा, मार दिया जाएगा। तो इस देश का जो ओबीसी समाज है वो इस देश के बौद्ध संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक और वाहक रहा है, वही प्रचारक रहा है। आप पुराने बौद्ध भिक्षुओं के नाम देखेंगे तो ज्यादातर ओबीसी लोगों के नाम है। इसलिए इस देश के अंदर जितना भी आडंबर और पाखंड ज्यादा डाला, जितना ज्यादा अधिक गुलाम बनाया, अपनी ओर आकर्षित किया, वो ओबीसी को किया। और आज ओबीसी के सामने ये लगता है, ओबीसी को, मैं अपनी लड़ाई उनसे नहीं लड़ूंगा जो मेरा हक छीन रहे हैं, मैं अपनी लड़ाई उनसे लड़ूंगा जो मुझसे नीचे रह गए, उसको कभी देखने ही नहीं दिया ऊपर। ओबीसी से बड़ा गुलाम इस देश में आज मैं मानती कोई नहीं। ओबीसी को हमेशा नीचे दिखाते हैं, इनको सता। ओबीसी को कभी ऊपर नहीं दिखाते कि तेरा हक हम खा रहे हैं, तू हमसे भी हिसाब ले। डरते हैं ना उनसे, वो डरते हैं क्योंकि ओबीसी सोता हुआ शेर है। जिस दिन ये जाग गया ना, उस दिन इस देश का जो आर्य ब्राह्मण है वो यहाँ से उल्टे पैर दौड़ेगा। ये ले लेके माल बटोर के जा भी रहे हैं। हर साल 4.5 लाख ब्राह्मण विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं।
होते हैं। विकसित देशों में कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ का माल लेके वहाँ लूटो, अपने बच्चों को वहाँ शिफ्ट करो। क्योंकि ओबीसी अब धीरे धीरे जाग रहा, ओबीसी अब अंगड़ाई भर रहा। वो भले ही उठा नहीं है भड़बड़ा के, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें ये चीजें चल रही हैं, आ रही हैं, हलचल हो रही है। और वो इस हलचल को भांप रहा कि अगर ये उठ गया तो इसकी दहाड़ से ही भाग जाना पड़ेगा। और ये मैं समझ रही हूँ कि आज ओबीसी को जगाने के लिए अम्बेडकरवादी सफल रहे। ये आंदोलन सफल हो रहा है क्योंकि ओबीसी में अम्बेडकरवाद जा रहा है, ओबीसी में लोहियावाद जा रहा है, ओबीसी में ललई सिंह यादव जा रहे हैं, ओबीसी में पेरियार जा रहे हैं, ओबीसी में क्या कहते हैं संत गाड़गे जा रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे यादव शक्ति पत्रिका निकलती है लखनऊ से, यादव शक्ति पत्रिका में जो आडंबर और पाखंड के खिलाफ लिखा जाता है ना, इस देश का कोई भी लिखने की ताकत नहीं रखता। लगभग वो 20 साल से 20 साल से चल निकलती रही है। हमने भी पढ़ी है और उनका भी इंटरव्यू लिया था हमने राजवीर यादव जी का। तो उनका कहना ओबीसी पढ़ता ही नहीं है, किताब पहुंचती नहीं उनके अंदर अभी ये लगता है कि मैं धर्म बचाऊंगा। वो लग रहा है मैं धर्म बचा रहा हूँ। अरे तेरे बच्चों की शिक्षा कौन बचाएगा? तेरे बच्चों का रोजगार कौन बचाएगा? तू तो धर्म बचा रहा है। तेरी पत्नी की, तेरे बच्चों की, तेरी लड़कियों की एजुकेशन जो है वो कौन बचाएगा? इनकी लुटती अस्मिता कौन बचाएगा? तुझे तो धर्म बचाने में लग दिया। तेरी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, तेरी जमीनें लूटी जा रही है, तेरे बच्चों का भविष्य लूटा जा रहा है, शिक्षा लूटी जा रही है, स्वास्थ्य लूटा जा रहा है, अस्पतालों की जरूरत है तुम्हें, धर्म की जरूरत है। धर्म रोटी देगा? क्या देता है धर्म? धर्म आतंक दे रहा है तुम्हें। धर्म आपस में लड़ना और सिखा रहा, नफरत करना और सिखा रहा। जगह जगह दंगे होते हैं धर्म के नाम पर। आप मुझे बताइए। पिटेंगे नहीं ना तब तक ये समझ में नहीं। हाँ, क्योंकि धर्म के नाम पे दंगे होते हैं और शांत कौन कराता है? भारतीय संविधान। धर्म के नाम पर लूटपाट होती है, फैसला कौन कराता है? भारतीय संविधान। धर्म के नाम पर अत्याचार होते हैं, न्याय कौन दिलाता? भारत का संविधान। तो संविधान बचा लो, धर्म को तुम्हारा खुद ही बच जाएगा। जिस धर्म को तुम बचाना चाहोगे वो अपने आप बच रहेगा। अगर जैसे दो चीजों में से कोई एक चीज चुनी जाए, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि रोटी बेटी का संबंध करिए आप, तो जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे कि सवर्णों में होता है कि 2 की चौबे में, 4 की द्विवेदी में, इस तरह से है ना। वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते, वो तो अपना वही ब्राह्मणवाद है उनका। तो जैसे हम लोग अगर बौद्ध धर्म न अपना के अगर ये काम शुरू कर दें, बाबा साहब ने कहा था कि हम रोटी बेटी का संबंध शुरू कर दें तो हमारी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो इस बारे में देखिए, रोटी बेटी का संबंध तो बहुत सारे लोग शुरू कर चुके हैं। हमारे खुद परिचित लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये शादियाँ हो रही हैं। और जो जातियों का जो अगली वाली पीढ़ी है वो इसी से खत्म होगी। क्योंकि जब हम शादियाँ, यादव अगर कुर्मी में करेगा, कुर्मी चमार में करेगा, चमार वाल्मीकि में करेगा, और वाल्मीकि क्या कहते हैं मौर्य में करेगा, शाक्य में, इस तरह से जो लड़कियों का संबंध होगा, लड़के लड़कियों के रिश्ते होंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, यानी आने वाले जो बच्चे होंगे, उनकी कोई जाति नहीं होगी, वो बिना जाति के हो जाएंगे, यानी जातियां खत्म होने लगेंगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जरूर कहा था कि रोटी बेटी का संबंध करें जातियों को खत्म करने के लिए। लेकिन मात्र इससे ही नहीं होगा, जातियां धर्म से बनी है। तो ये जो बंटवारे वाली जातियां आई हैं, ये रोटी बेटी के संबंध बात की बात है। पहले है कि हम इस धर्म को छोड़ो, ये नरक है, इसमें इतना अंधकार है, इसमें इतना कुछ नहीं है। ये एक अंधेरे में पड़े हुए लोग हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उजाला बस धर्म धर्म दिखा रखा है। इनकी आंखों पर चर्बी चढ़ा रखी है, न रोटी दिखती, न बेटी दिखती, न शिक्षा दिखती, न इन्हें अपनी स्वास्थ्य दिखता। मर रहे हैं बीमारी से हर दिन, लेकिन अस्पतालों की लड़ाई नहीं लड़ते, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। तो भारतीय संविधान, मंदिरों में पिट के आते हैं भाई, जब तक पिटेंगे नहीं, जब तक सुधरेंगे नहीं। इतना पिटते हैं, इतना अपमान सहते हैं। एक ज्योतिबा फूले को केवल इतना कह दिया गया शादी में कि भाई तुम ब्राह्मण की शादी में क्या कर रहे हो। ज्योतिबा फूले के दिल पे इतनी लग गई कि ज्योतिबा फूले ने पूरे देश के अंदर ब्राह्मणवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए, उसको कुचलने के लिए लगातार लिखा। और उन्होंने लिख कर गए हैं गुलामगिरी में कि ब्राह्मणवाद को जूती की नोक के नीचे रगड़ के रख दो, वरना तुम्हारा भविष्य और तुम्हारे बच्चे बर्बाद कर देगा। और इसको कुचलने के लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो करो। क्यों कहा ज्योतिबा फूले ने? क्योंकि उन्हें पता था यही ब्राह्मणवाद इनको कुचल देगा, अगर ये इसे नहीं कुचलेंगे तो। इसलिए अंतिम सवाल है आपसे, तो आप जो काम कर रही हैं, जैसे संगठन, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं देश भर में, आपने भी मुझे लगता है शायद कोई संगठन बना रखा होगा, तो आप भी काम कर रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सारे संगठन एक जगह हो जाएं, एक जगह नहीं आना चाहते हैं और अपने अपने उसमें कैसे, इस तरह कैसे परिवर्तन होगा अगर संगठन इसी तरह बनते रहे? इस पर हमने प्रयास किया था। आपकी नई रणनीति क्या है आगे? इस पर हमने प्रयास किया था। 6 और 7 दिसंबर का रामलीला ग्राउंड दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था। लगभग 2 से 2,500 संगठन हमने उसमें बुलाए। वो कार्यक्रम हमने किया जिसमें चंद्रशेखर आजाद, बावन मेजराम साहब और जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, लक्ष्मण यादव जी, प्रोफेसर रतन लाल जी, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट देश भर में काम कर रहे हैं,
हमने समस्त बुलाए और हमने कोशिश की कि सामूहिक रूप से ये सारे लोग काम करें। पहली बात, जो लोग सामाजिक रूप से संगठन काम कर रहे हैं वो समाज में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मान लो मेरी पहुंच नहीं है तमिलनाडु तक, अब तमिलनाडु के संगठन से मैं कैसे कह सकती हूँ मेरे साथ मिलकर काम कर, भाई मुझे नहीं आ रही उसकी तमिल भाषा, मुझे नहीं आ रही, उसे नहीं आ रही मेरी हिंदी। तो सामाजिक संगठनों का काम है लोगों को जागरूक करना, जो जहां जिस नाम से काम कर रहा है वो करे, कर तो बाबा साहब के नाम से काम रहा है। ये सामाजिक संगठनों से ज्यादा दोषी ये राजनीतिक पार्टियां हैं। संगठन जितने भी है चौथे दिन जाकर पार्टी बना लेते हैं। जो पार्टी बनती है इससे समाज का बंटवारा होता है, संगठनों से कुछ क्या लेना देना। संगठन भी जगह जगह, मान लो अब ये एक अलीगढ़ में संगठन है, वही इस गांव में आके जयंती नहीं मना सकता, तो उन्होंने अम्बेडकर समिति से मना तो नहीं, मना ली। अब उनके कांटेक्ट वहां नहीं होता तो ये मना ही नहीं पाते, इसका मतलब वो अपने इस तरह से मना ही नहीं मनाई। वही कोई नाम देना पड़ता, वो कार्यक्रम करेंगे तो वो यहाँ के लोकल लोग अपने अपने हिसाब से मना रहे हैं। बाबा साहब का नाम काफी नहीं है, बाबा साहब की फोटो लगा ले किसी संगठन का नाम या कुछ भी बैनर या किसी का, उससे कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इसके लिए फर्क, उसके लिए नीलम जी उसके लिए बाबा फर्क साहब पड़ता है। स्वयं में एक संगठन है कमलेश उसके लिए कमलेश जी सॉरी, उसके लिए एक क्या होता है, जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसका कोई जिम्मेदार टीम होती है, और जब जिम्मेदार टीम है तो उस टीम का कोई एक नाम होता है। उस टीम का नाम क्या देंगे आप? वो टीम का नाम गांव का नाम रख लो। कुछ लोग, अब बाबा साहब का ट्रेंड है तो बाबा साहब का नाम रखते हैं। अब जब ट्रेंड चलेगा पेरियार का तो पेरियार का रखेंगे। सावित्री फुले का चले, जब उनकी जयंती मनाएंगे तो सावित्री फुले का रखते हैं। यानी कि कहना महापुरुषों के नाम से ही वो जब एक विचारधारा से जुड़ते हैं तो उन्हीं में से किसी का नाम रख लेते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सामाजिक संगठन मैं क्यों कह दूं किसी से भी तुम संगठन मत बनाओ, क्योंकि मेरी पहुंच ही नहीं है वहां तक काम करने की। मैं कैसे रोक सकती हूँ उनको? और सामाजिक संगठनों का काम करने का मकसद ये होना चाहिए, इनका हाँ एक काम ये होना चाहिए, जब वोट की बात आए तो सारे सामाजिक संगठनों को बैठकर समाज को एक दिशा में ले जाना चाहिए। ये इनकी सामाजिक जिम्मेदारी और दायित्व दोनों बनते हैं, ये नहीं करते, ये इनकी गलती है। लेकिन संगठन बनाना या संगठन को के तहत काम करना तो मैं मानती हूँ बहुत ही अच्छी बात है, काम करो, काम ही तो नहीं हो रहा है। अब झगड़ा यहाँ पे ये है कि संगठन बहुत बन रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। अगर लगभग 32 लाख संगठन है पूरे भारत में, अगर 32 लाख संगठन एक दिन में एक गांव को जाकर के अम्बेडकरवादी बनाए तो एक दिन में 32 लाख लोग, 32 लाख गांव, केवल 6.5 लाख तो गांव है पूरे भारत में, एक दिन में अम्बेडकरवादी बना देंगे सारे लोग। लेकिन नहीं करते काम। समिति बना ली, अध्यक्ष बन गए, बैठ गए साहब, मठाधीश बन गए, हो गया काम खत्म। बात है, काम नहीं करते। तो आपकी अगली रणनीति क्या है? मेरी तो बस अगली रणनीति यही है कि 17 सितंबर को हम ये जो जमीन वाला आंदोलन है ये लड़ेंगे और इस आंदोलन को सफल करेंगे। पूरे देश भर से लाखों लोग पहुंच रहे हैं इसमें, और इसमें खासियत ये रहेगी कि लाखों की संख्या में इसमें महिलाएं रहेंगी, क्योंकि ये आंदोलन हम महिलाओं के कंधों पर रखकर करा रहे हैं और पहली बार महिलाएं इस आंदोलन करेंगी। आज तक पुरुषों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत ज्यादा भाषण दिए, मंचों पर बहुत ज्यादा मनुवाद को गरियाया, लेकिन अब महिलाओं से हम मनुवाद को कम गरियाएंगे। अब महिलाओं से हम उनके हक हकूक की लड़ाई लड़वाएंगे और तभी ये लड़ाई सफल भी हो सकती है। क्योंकि अब पूरा समाज एक तरफ हो गया, समाज में नशा बहुत बुरी तरह फैला दिया सरकारों के माध्यम से, गली गली गांव गांव घर घर में दारू पहुंच गई है। जब पुरुष नशेड़ी हो जाता है, घर से गैर जिम्मेदार हो जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ देता है, तब सारी जिम्मेदारी महिला के कंधों पर जाती है। और आज हमारे समाज की अधिकांश महिलाएं इसी तरह की जिम्मेदारी लेकर नहीं होगी। तो हमने ये सोचा कि इन महिलाओं के नाम पे जमीन होगी तो अपने बच्चों को पढ़ा लेंगी, पाल लेंगी, अपना गृहस्थी संभाल लेंगी, क्योंकि इनके बिना आज घर परिवार समाज सारा खोखला होगा। इसलिए हमने कोशिश की कि महिलाओं को आगे लेकर के मूवमेंट को बड़ा खड़ा करें। आज तक भारत में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें लाखों की संख्या में महिलाएं रही होंगी। ये पहला आंदोलन ऐसा होगा और इस आंदोलन की जो गूंज है पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में जा रही है। कल भी कनाडा से फोन आया, बहन जी आप ये बहुत बड़ा आंदोलन कर रही हैं, हमारा जो सपोर्ट होगा हम भी करेंगे। पंजाब से लोग भेजेंगे, पंजाब से लोग बहुत आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं। मैं भी राजस्थान कार्यक्रम करके आई हूँ इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए, पंजाब करके आई इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए। तो ये हम बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं इसकी तैयारी के लिए, और अगर इस तरह के कार्यक्रम में हम जाते हैं हमें मैसेज छोड़ जाते हैं। चलिए, ये थी निर्देश दीदी जो बहुत मेहनत कर रही है समाज के लिए, महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं और उम्मीद है कि ये कुछ नया और बड़ा करके दिखाएंगे हम सबको। साथियों, इसी के साथ सभी को जो है जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।